जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट किया जाए क्लास 10th की साइंस में हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण और रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, क्या नियम है और उनको संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। दो विधियों के बारे में बात करेंगे। पहला होगा प्रयास एवं त्रुटि और दूसरा होगा ABC इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले चैप्टर में सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे करते हैं और कितने प्रकार की होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आप क्लास 6 से पढ़ते आए होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम एक लाइन में कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। फिर से सुन लीजिए, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन यदि उसको डिफाइन किया जाए दूसरे तरह से, किसी और तरीके से, तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ के संगठन का मतलब है जिस चीज़ से वो पदार्थ बना है, चाहे वो अणु से बने हो, परमाणु से बने हो या अथवा आयन से बने हो। मैं 3 वर्ड नाम बोल रहा हूँ, परमाणु, अणु और आयन। जिससे पदार्थ बना हो उसी को बोलते हैं उसका संगठन। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के संगठन एवं उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, पदार्थ के संगठन में और उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब इसको छोटे रूप में कहना चाहें तो आप इस तरह कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये उसकी परिभाषा है। जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर सकते हैं। आगे, रासायनिक अभिक्रिया आप अनुभव कीजिए, आपके घर आसपास या आपके शरीर में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम उसको एक एक करके एग्जाम्पल से देंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, इसकी जांच या उसके लक्षण से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आपके NCERT में क्या क्या पहचान के लिए एग्जाम्पल दिया है कि लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, खाना का पचना और सांस लेना। ठीक है, गर्मियों के दिनों में दूध फट जाता है। तो ये सब किसके परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, यानी उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं हुई है, इसकी जांच कैसे, यानी उसके लक्षण क्या है। तो हम कुछ लक्षणों के बारे में यहाँ पर एक एक करके बात कर रहे हैं। तो पहला है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें उसके पदार्थ की अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए कोई ठोस है तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। यदि कोई द्रव है तो गैस हो सकता है। ठीक है, ठीक है। यदि द्रव की जगह पर वो जली विलयन है तो भी गैस हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो अवस्था परिवर्तन हो सकता है। हालांकि भौतिक परिवर्तन में भी अवस्था केवल परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर अवस्था परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक संगठन भी परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखना है। अगला लक्षण क्या है कि पदार्थ के रंग में परिवर्तन होना। तो रंग में भी परिवर्तन होता है। हम अभी एग्जाम्पल आगे लेंगे जिसमें आप देखेंगे कि पदार्थ का रंग पहले और होता है, फिर जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उसका रंग बदल जाता है। तो उसका एग्जाम्पल हम लेंगे आगे। ठीक है, अगला, गैस का उत्सर्जन या निकलना। यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है। जैसे मान लीजिए आप कोयले को जला रहे हैं तो उस जलाते समय क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो धुआं या गैस का निकलना भी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। अगला है तापमान में परिवर्तन होना। तापमान परिवर्तन का मतलब ज़्यादातर अभिक्रिया में तापमान बढ़ जाता है और कुछ अभिक्रिया में तापमान घट जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा बढ़ता ही है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो परिवर्तन होता है ताप में, तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला क्या हो सकता है? अवक्षेपण होना। अवक्षेपण होना का मतलब जब दो अभिकारक या अभिकर्मक मिलते हैं तो उनसे जो बनने वाला पदार्थ होगा, उत्पाद, वो ठोस अवस्था में बन जाता है, जिसको आप अवक्षेप कहते हैं। और यह अवक्षेप का बनना अवक्षेपण कहलाता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला है pH मान में परिवर्तन। pH मान जो हम अगले चैप्टर में एसिड, अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में इसकी बात करेंगे कि pH मान क्या होता है। तो अभी आप ध्यान रखिए कि pH मान में परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लक्षण हैं। तो ये 6 लक्षण में से कोई एक लक्षण या 2 लक्षण या 3 लक्षण या 6 लक्षण हो सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है,
तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, जिनसे आप ये पता कर पाएंगे कि अभिक्रिया के दौरान यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसको हमें लिखना है, यानी कि कॉपी पर लिखना है या किताबों में लिखना है, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? बोलना कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, अब उसको लिखना है, तो उसको लिखने के लिए जो हम तरीका अपनाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी हम ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो उसको परिभाषित रूप में लिखना होगा। यदि किताब लैंग्वेज या ये तो मेरा लैंग्वेज है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए R0 लगा के मैं जो लिखा हूँ यहाँ पर रासायनिक है, यानी शॉर्टकट लिख दिया, रा लिख कर 0 लिख दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को संक्षिप्त रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये मैंने अपने से बना दिया, और आपको डिफरेंट बुक में या एनसीईआरटी में खुद ही लिखा होगा कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, लेकिन मैंने आपको ये इतना ही समझाना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? अभिकारक और क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? तो आइए इसको समझते हैं। अभिकारक को अभिकर्मक भी कह सकते हैं, इन इंग्लिश में कहें तो रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स। तो ये टर्म भी आप जानते रहिए, क्योंकि बार बार केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में कुछ केमिस्ट्री के टर्म यूज होते हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, रिएजेंट्स, प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस टर्म से आप परिचित रहिए। अगला, तो इसकी परिभाषा किस रूप में लिख सकते हैं? जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या कर रहा है? जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। यानी अभिक्रिया के लिए आप जो पदार्थ शुरुआत में लेंगे वही आपका क्या है? अभिकारक है या अभिकर्मक है। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम अभी आगे जब रिएक्शन लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, तो उसमें हम इसको दिखा सकते हैं कि ये जो आप स्टार्ट में ले रहे हो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिकर्मक या अभिकारक। अगला है उत्पाद। उत्पाद क्या है? तो अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है, ध्यान दीजिए, उसके रासायनिक गुणों में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसका संगठन भी बदल जाता है, तो उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अभिकारक जिसको आप शुरुआत में लिए हैं, रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसमें जो नया पदार्थ बना उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। उत्पाद को क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, उत्पाद के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ भी बन जाता है, यानी मुख्य उत्पाद के साथ साथ कुछ अन्य उत्पाद भी बन जाता है, जिसे सह उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सह उत्पाद, जिसे बाई प्रोडक्ट भी नाम देते हैं। सह उत्पाद, इसको और क्या नाम देते हैं? बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अगला। अब रिएक्टेंट यानी अभिकारक को किधर लिखते हैं? लिखते समय ध्यान रखिए कि इधर जो बाएं साइड है उसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर दाहिने साइड वाले को क्या बोलते हैं? RHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो अभिकारक को हम किधर लिख सकते हैं? अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में, उत्पाद को राइट हैंड साइड में। और अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या होना चाहिए? एक तीर का निशान, जो हेड किधर रहेगा? उत्पाद के साइड होगा। देखिए हेड किधर दिख रहा है? उत्पाद की ओर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे उसके लिखने का ढंग होता है। तो आगे हम इसको और डिटेल समझेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर, कि उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो एनसीईआरटी में आपके पहला एक्टिविटी जो है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसको दिखाया गया है। तो मैं भी यहाँ दिखा दूँगा आपको उसको चित्र एनसीईआरटी के। तो चलिए दिखा देते हैं आपको एनसीईआरटी का। ये पहला एक्टिविटी क्या है, याद दिलाने के लिए दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? मैग्नीशियम धातु है, इसको ऑक्सीजन के साथ यदि जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए कि जो ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है। इसको चिमटा जो
टंग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, टंग की सहायता से पकड़कर उसको बर्नर की सहायता से जलाएंगे तो जो जलेगा, जो सफ़ेद बनेगा प्रोडक्ट, वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इसको वाच ग्लास में कलेक्ट करने के लिए बोला है। फिर आगे इसको एक्टिविटी में बहुत सारा इससे संबंधित हम ज्ञान जुटाएंगे, लेकिन अभी बाद में, पहले हम रासायनिक समीकरण समझ लें तो ठीक है। तो चलिए रासायनिक समीकरण समझ लेते हैं और उसको लिखने का ढंग समझ लेते हैं, यानी उसकी विधि क्या है। अब देखो, अब ये रासायनिक जो हमने बात कही शब्द वाक्य में, अब इसको छोटे रूप में कहा जा सकता है। यानी जो मैंने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अब इसको शब्द समीकरण के रूप में, यानी छोटे रूप में इसको कहा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन क्या बन जाता है, यानी तीर का जो निशान है वो बताता है कि ये इनसे दे रहा है, क्या दे रहा है या क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया शब्द। वाक्य को हमने क्या किया, वाक्य को शब्द के रूप में लिख दिया छोटे छोटे। अब इस शब्द समीकरण को भी छोटे रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, तो मैग्नीशियम को सिंबॉलिक रूप में क्या लिख सकते हैं, Mg, और ऑक्सीजन को सिंबॉलिक रूप में क्या लिख सकते हैं, O2, और दोनों को जोड़ने से, यानी दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को सूत्र के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, MgO। अच्छा, ये केमिस्ट्री का क्या है, बहुत पावरफुल टूल है कि बड़े चीज़ों को छोटे रूप में लिखा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन वही देगा लेकिन लिखना उसको छोटा हो जाएगा। तो देखिए, मैग्नीशियम इतने बड़े वाक्य को छोटे रूप में लिखा गया, अब उससे भी छोटे रूप में लिखा गया सिंबल के रूप में Mg, केवल मैग्नीशियम के बजाय क्या लिख दिया गया, Mg। तो ये सब सूत्र या सिंबल जो प्रतीक है और उसके रासायनिक सूत्र आपको 9 से सीखना है कि उसमें मूलक दिए होते हैं और मूलक से रासायनिक सूत्र बनाना। और परमाणु जो तत्व परमाणु क्रमांक है उनके प्रतीक हैं, उनको आप कम से कम 30 तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक और प्रतीक को याद रखें हमेशा, तब आपका रसायन विज्ञान बहुत ही आसान और स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए, अब इसको यदि हम नीचे देखें तो देख रहे हैं आप, Mg के बगल में 2 लिख दिया गया है और इधर MgO के बगल में 2 लिख दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, इसको संतुलित करने के लिए। ऐसा क्यों किया गया है, संतुलित करने के लिए ऐसा किया गया कि इधर मैग्नीशियम 1 था, इधर मैग्नीशियम 1 था, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 था लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ऑक्सीजन 1 था। इसलिए ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 से MgO को मल्टीप्लाई किया गया, तो Mg इधर 2 बढ़ गया, तो Mg को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसलिए संख्या दोनों तरफ बराबर हो। ये संतुलित समीकरण की पहचान होती है, जो हम आगे भी देखेंगे कि संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, तो लिखने के क्या क्या है नियम है, उसको भी एक नज़र में देख लेते हैं कि ये विशेष बात नहीं है, लेकिन हमें जानते रहना चाहिए अच्छे से। तो पहला नियम क्या है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, हमें अभिकारक को हमेशा बाईं ओर और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। दूसरा क्या है, एक से अधिक अभिकारक हो यदि या एक से अधिक उत्पाद हो तो उनके बीच में क्या लगाना चाहिए, कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह। ठीक है, ये आसान चीज़ है कि धन देते जाइए और अभिकारक की संख्या बढ़ाते जाइए। यदि और अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या लगाना होना चाहिए, एक तीर का निशान। कैसा, तीर का निशान। और तीर का हेड किधर होना चाहिए, हमेशा उत्पाद की ओर होना चाहिए, उसका हेड किधर होना चाहिए, उत्पाद की ओर होना चाहिए। चौथा क्या कह रहा है, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस है तो यस लिखते हैं, द्रव है तो यल लिखते हैं, गैस है तो जी लिखते हैं, और यदि जली विलयन है तो क्या लिखते हैं, AQ। क्या लिखते हैं, A और Q, एक्वस, जिसको हम इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं, हिंदी में जली विलयन बोलते हैं, लेकिन लिखते समय AQ लिखते हैं। ठीक है, और सबसे 5वां पॉइंट क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, यानी संतुलित होना चाहिए यानी करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात आ गई कि संतुलित समीकरण कैसे करते हैं या संतुलित समीकरण होता क्या है। तो संतुलित समीकरण वो होता है जिसमें तत्वों की संख्या दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, दोनों साइड का मतलब अभिकारक की साइड में जो तत्वों की संख्या है वही उतनी ही संख्या उत्पाद की ओर होनी चाहिए। तो यानी अभिकारक में सभी तत्वों की संख्या बराबर, उत्पाद में सभी तत्वों की संख्या यदि बराबर है तो वह समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित। यदि नहीं है तो उसको संतुलित करते हैं, नहीं है तो करते हैं, और है तो एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, संतुलित क्यों करते हैं, न करें तो क्या होगा, तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि रासायनिक अभिक्रिया
क्या पढ़े होंगे? रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, न तो बनता है न तो बिगड़ता है। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान रहेगा अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। क्या बदलता है? उसका संगठन और उसका रासायनिक गुणधर्म बदल जाता है, लेकिन मास में यानी उसके कह सकते हैं वजन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसलिए हमें उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। तो एक लाइन याद रखिए कि संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करता है? पालन करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो वो संतुलित नहीं है। चलिए अब संतुलित करने को क्या क्या नियम है उसको जान लेते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो वह असंतुलित है कि संतुलित है। यदि असंतुलित है तो संतुलित करिए। असंतुलित करने के कई तरीके हैं। क्लास 10th में 2 हम तरीके की बात करेंगे, फिर क्लास 11th में भी 2 तरीके की बात करेंगे। तो क्लास 11th में हम लोग अलग तरह की बात करेंगे, आयन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होगा और इलेक्ट्रॉन मेथड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल बात करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड यानी प्रयास एवं त्रुटि विधि, और दूसरा बात करेंगे ABCD समीकरण विधि। तो दोनों को चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपल विधि क्या होती है? प्रयास और त्रुटि विधि के विधि। इस विधि में क्या क्या चरण अपनाते हैं यानी क्या क्या स्टेप्स अपनाते हैं जिससे कि आपका संतुलन करना यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएं। तो चलिए सीखते हैं। पहले उसके नियम जान लें, फिर उसको एग्जाम्पल लेकर सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम सभी अभिकारकों या उत्पादों को कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों कर देते हैं? ताकि रासायनिक सूत्र में परिवर्तन ना हो सके। यदि हम कोई संख्या का गुणा करेंगे तो उसके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन ना हो जाए, इसलिए उसको कोष्ठक में भर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। भरने का मतलब बंद कर लेते हैं। और दूसरा काम क्या काम करते हैं? अभिकारक और उत्पाद दोनों और प्रत्येक तत्वों की संख्या का क्या करते हैं? लिस्ट बना लेते हैं। जो प्रत्येक तत्व उसमें भाग ले रहे हैं यानी उसमें जितने तत्व हैं उन तत्वों की संख्या LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की संख्या को काउंट करके लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ दिखाएंगे आपको। तीसरा पॉइंट क्या करते हैं? जिस तत्व की संख्या सबसे अधिक हो वहीं से उसका बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। यानी अभिकारक साइड और उत्पाद साइड देख लीजिए, जिस तत्व की संख्या सबसे अधिक है उसी को पहले संतुलित करने का प्रयास करिए। और प्रयास करने के लिए सबसे पहले हम गुणा किस नंबर का करेंगे? तो यदि पूर्णांक के रूप में आप चाहते हैं तो हमेशा 2 से स्टार्ट करिए। कितने नंबर से स्टार्ट करना है आपको गुणा? 2 से। फिर क्या करेंगे? यदि 2 से नहीं हुआ तो 3 से, नहीं हुआ तो 4 से, नहीं हुआ तो 5 से। और हमें मिनिमम से मिनिमम नंबर का प्रयोग करके संतुलित करने की कोशिश करना चाहिए। यदि भिन्न में करना है तो थोड़ा मुश्किल आएगी आपके लिए, लेकिन अभी संतुलन होल पूर्णांक रूप में करिए तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। जब आपको संतुलित करने आ जाएगा तो आप भिन्न के रूप में 1/2, 2/3, 4/3 इस तरह के रूप में भी कर सकते हैं। यानी हम मिनिमम नंबर का प्रयोग करके संतुलन करने की कोशिश करना चाहिए। और गुणा स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि ऑलरेडी 1 होता है, इसलिए 1 तो ऑलरेडी होता है। 2, 3, 4, 5 इस तरह से संतुलन कोशिश करते हैं पहले। यदि नहीं 2 से हुआ तो 3, इसलिए इसका नाम है प्रयास और त्रुटि। प्रयास 2 से हुआ, नहीं हुआ तो फिर 3 से करेंगे प्रयास, फिर 4 से करेंगे, इस तरह से प्रयास और त्रुटि हुआ। सिद्धांत या विधि कहते हैं इसको। तो उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण आपके NCERT में दिया है, उसी को हम यहाँ पर भी लिए हैं समझाने के लिए कि दोनों का आपको कंसेप्ट समझ में आए, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पर आयरन के साथ क्या किया गया है? रेट किया है वाटर रेट करके क्या बनाएगा? Fe3O4 और H2। हाँ, ये वाटर किस अवस्था में है मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि वाटर क्या द्रव है कि गैस है, किस रूप में यहाँ रिएक्ट करेगा। क्या द्रव रूप में करेगा कि द्रव रूप में 2 चीज़ है, ठंडा और गर्म, और गैस रूप में तो भाप होगा, ठीक है। तो किस रूप में यहाँ रिएक्ट करेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे तो देखिए हमने इस समीकरण को लिया है। अब इस समीकरण को लिखने के लिए संतुलित करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? तो हमने यहाँ क्या लिखा है? सबसे पहले कोष्ठक में बंद करते हैं इनको, कोष्ठक में, ताकि इनका रासायनिक सूत्र न बदले। तो हमने क्या किया? सबको कोष्ठक में बंद कर दिया, ठीक, ताकि इसके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन ना हो। अब क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं कि मान लीजिए तत्व कौन कौन से हैं? 3 तत्व कौन कौन से हैं? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितनी संख्या है? RHS राइट हैंड साइड में कितनी संख्या है? तो यहाँ देखिए ये दोनों अभिकारक को एक साथ LHS बोलते हैं, और उत्पाद भी 2-2 है।
यहाँ पर 2 अभिकारक 2 उत्पाद हैं, तो इन साइड में जो अभिकारक साइड में सभी तत्वों की संख्या काउंट करिए और उत्पाद में सभी तत्वों की संख्या काउंट करिए। यदि दोनों बराबर तो संतुलित है, नहीं बराबर तो संतुलित करना है, असंतुलित है। तो चलिए आयरन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, और उधर कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 कैसे है, यहाँ पर 1 ऑलरेडी होता है, तो 1 कहने की ज़रूरत नहीं होती, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी उसको समझा जाता है। हाइड्रोजन कितना है, इधर कितना है, 2 है, इस साइड में 2 है, तो हाइड्रोजन तो बराबर है भाई, यहाँ तो हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन आयरन नहीं बराबर है। और तीसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन, इधर कितना लेफ्ट हैंड साइड में 1, इधर कितना है 4, तो इधर असंतुलित है। तो इन सबको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि सबसे पहले कोष्ठक में भर लेते हैं, कोष्ठक बना लेते हैं, उसके बाद लिस्ट बनाते हैं। तीसरा काम करते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले तत्व को बराबर करने या संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर किस तत्व का है, ऑक्सीजन का। किस साइड है अधिक, RH साइड, यानी इधर देखिए 4 है, इधर कितना है, 1 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से इधर गुणा कर देंगे, किधर, इधर। हाँ, हमने कहा कि स्टार्टिंग 2 से करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आप 2 से भी करेंगे, 3 से करेंगे तो भी वही पर आएंगे 4 पर, क्योंकि आपको दिख रहा है नंबर ना, इसलिए कि यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो डायरेक्ट आप 4 से कर दीजिए। यदि आप 2 से करते हैं तो भी आप प्रयास कर करके आते हैं वहाँ पर, मैंने डायरेक्ट कर दिया 4 से। तो अब देखिए 4 ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के बगल में आप 4 जब गुणा करते हैं तो 4 ऑक्सीजन तो हुआ, इसके साथ साथ 4 दूना 8 हाइड्रोजन भी बढ़ गया। ध्यान दीजिए, ये 4 सबके लिए है, जबकि ये 2 केवल हाइड्रोजन के लिए है। तो यहाँ पर 4 लिखने का मतलब 4 ऑक्सीजन हुआ, ये, और 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ तो 4 से गुणा किए तो 4 ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन साथ ही साथ इधर का इसका 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, बढ़ गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड 2 ही है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन को भी गुणा कर दीजिए ताकि हाइड्रोजन भी 8 हो जाए। अब ये दोनों साइड क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर हो गया। अब बचा क्या हो गया, अब बचा गया क्या, आयरन राइट हैंड साइड कितना है, 3 है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 है। तो क्या कर दीजिए, 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, 3 3। इस तरह से आप देखिए कि दोनों साइड में ऑक्सीजन 4 4, हाइड्रोजन 8 8 और आयरन 3 3, तो सब तत्व क्या हो गए, बराबर। इस तरह से संतुलित समीकरण हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चौथे स्टेप में क्या किया गया है कि आयरन को 3 से, H2O को 4 से, Fe को 1 से, यहाँ 1 लिखिए या मत लिखिए, 1/2 रहता है, और H2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 4 से, तो 4 4 यहाँ 3, तो ये हो गया संतुलित। ठीक है, काउंट करके चेक कर लीजिए, 3 Fe, 4 दूना 8 H2, 4 दूना 8 H2, दो जो नीचे रहता है और यहाँ जो संख्या है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गुणा हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर आयरन 3, ऑक्सीजन 4, इधर भी आयरन ऑक्सीजन 4 और आयरन 3 हो गया, तो सभी तत्व तो बराबर हो गए, इसलिए क्या हो गया, संतुलित। अब इसको दूसरे मेथड यानी ABC इक्वेशन मेथड से भी हम संतुलित करके सीख सकते हैं कि संतुलित कैसे किया जाता है। यह विधि अधिकांश समीकरण पर लागू होगा, लेकिन सभी पर लागू होगा ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो इसको भी सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए चलिए प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने समीकरण में हमने नाम दिया है ABC मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, यदि अभिकारक 2 हैं या उत्पाद 2 हैं तो हम ABCD लिखेंगे। यदि अभिकारक 2 होता और उत्पाद 1 होता तो ABC केवल करते हैं। ठीक, चलिए तो सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस समीकरण को पहले लिखा, अब उसके बगल में हमने अपने से लिख दिया A, H2O के बगल में B, Fe3O4 के बगल में C और H2 के बगल में D। हमने मान लिया है कि ABCD ऐसे लिख लिया। अब हम आयरन को लिखने के लिए यानी आयरन के लिए हम मान रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं कि यहाँ पर जो आयरन है एक A है और यहाँ पर जो आयरन है वो C के रूप में है। तो ये एक A 1A कितने C के बराबर है, 3C, यानी आयरन राइट हैंड साइड 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, इसलिए 1A कितने C के बराबर है, 3C के बराबर है। ठीक है, 1
1A इक्वल टू 3C। उस तरह से हाइड्रोजन के लिए देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो हमने 2B ले लिया है, और हाइड्रोजन इधर कितना है 2, तो 2D हो गया। तो 2B 2D यानी 2 बराबर है, कट जाएगा, तो B किसके बराबर है D के। B किसके बराबर है D के लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लिए इस तरह से समीकरण बना लेते हैं कि वो जो B है, ऑक्सीजन देखिए ये B जो है हाइड्रोजन के लिए भी यूज होगा और ऑक्सीजन के लिए भी यूज होगा। तो 1B ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कितना है 1, 1B इक्वल टू इधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो कितने ऑक्सीजन के बराबर होगा 4C के। 1B कितने के C के बराबर है 4C के। ठीक है, हमने ये बना लिया। अब हमने माना, क्या माना, कुछ मान लेते हैं भाई। चलो मानते हैं कि जो C बराबर मान लेते हैं 1 है। हम A बराबर भी 1 मान सकते हैं, B बराबर 1 मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या मान रहे हैं C बराबर 1। थोड़ा आसान हो जाएगा, अभी बार प्रयास करेंगे, कई एग्जाम्पल लेंगे तो वो आसान आपके लिए हो जाएगा, अभी थोड़ा कठिन लगेगा शुरुआत में। तो जब हमने C बराबर क्या मान लिया 1, तो हमने यहाँ क्या इक्वेशन बनाया है 1A बराबर 3C, तो इसमें मान रख दीजिए C का। तो 1A इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो A बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए इस समीकरण में मान रखेंगे C का क्या मान है 1, तो रख देंगे, पहले से 3 है और यहाँ पर 1A, तो 1A का मतलब A, तो A बराबर कितना आ गया 3। A बराबर क्या मिल गया मुझे 3 मिल गया। ठीक है, एक चीज़ पता हो गया। अब यहाँ पर B किसके बराबर है D के, B किसके बराबर है D के, और 1B किसके बराबर 4C के। तो हमें C का मान यहाँ रख दीजिए 1 है, तो 1B इक्वल टू 4 गुणे 1, तो B बराबर कितना हो गया 4। B बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, B बराबर क्या मिल गया 4। चलिए, अब D और B का संबंध क्या है बराबर का, तो जितना B है उतना ही D होगा। तो B बराबर, एक मिनट, यहाँ पर B बराबर D है तो B 4 है, तो D भी 4 हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए, इस तरह से अब इनका मान जो आप माने थे उसमें रख दीजिए। यहाँ पर जो माने थे ABCD, तो हमें A बराबर क्या मिल गया 3, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए A की जगह 3, A की जगह क्या रख देंगे 3, और B की जगह क्या मिला है 4, तो B की जगह क्या रखेंगे 4, और C की जगह क्या माने थे 1, तो C की जगह हमने क्या मान लिया है 1 रख दिया, और D की जगह पर क्या आया है, D का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, तो D की जगह पर क्या रख देंगे 4। इस तरह से आप देखेंगे कि ABCD मानकर भी संतुलित किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम और लेंगे ताकि आपको इजी हो जाए ये मेथड, जिसमें हीट एंड ट्रायल मेथड बेस्ट है। और ABCD मेथड यदि आप थोड़ा सा मान लेंगे तो गलत नहीं होगा और आपका ईजिली आ सकता है। यदि आप थोड़ा सा कम्प्लेक्स की ओर जाएंगे तो ये ABCD मेथड आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम संतुलित करने के 2 विधि के बारे में आज पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे और उसको संतुलित भी करेंगे। तो वहाँ पर हम ABCD मेथड की और चर्चा करेंगे और हीट एंड ट्रायल की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो अपने साथियों को शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।